हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंजाइम। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लाइफ साइंस के किसी भी एग्जामिनेशन पेपर को टारगेट कर रहे हैं, आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट आप CSIR-NET लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप एमएससी बॉटनी या जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग हर एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको भी मैं वीडियोस के माध्यम से कवर करूंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए एंजाइम्स पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेंशन कर देता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम किन किन पैरामीटर्स को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के फीचर्स के बारे में। एंजाइम्स के क्या कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर हम कवर करेंगे एंजाइम की नेमिंग के बारे में, यानी कि एंजाइम के नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसका क्या मेथड होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मीनिंग होता है ये भी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। हाउ एंजाइम ऑपरेट, एंजाइम कैसे ऑपरेट होता है, या एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का जो रेट है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, रेट को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और इनहिबिटर्स की प्रेजेंटेशन में ये जो एंजाइम का रेट है वो कैसे अफेक्ट होता है। ये सारे पैरामीटर्स मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एंजाइम्स है, ये जो टर्म यूज किया जाता है एंजाइम, ये किन मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो एंजाइम टर्म है ये उन मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है जो कि कैटेलिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एंजाइम को हम बेसिकली बायोकैटलिस्ट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कैटेलिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अगर कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैटेलिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो आप उसे सिंपली बायोकैटलिस्ट के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ऐसा कंसीडर किया जाता था कि जितने भी एंजाइम है उनका नेचर केमिकली प्रोटीन होता है, राइट। लेकिन अब हम इस बात को मेंशन नहीं करते हैं कि सभी के सभी एंजाइम्स का जो नेचर है वो केमिकली प्रोटीन है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एंजाइम है जिनका केमिकल नेचर RNA होता है। तो जब तक RNA को कैटेलिटिक मॉलिक्यूल के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया था तब तक साइंटिस्ट ये मानकर चलते थे कि जितने भी एंजाइम हैं उनका जो नेचर है वो केमिकली प्रोटीन है, राइट। अब ये मेंशन किया जाता है कि मोस्टली एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं मोस्टली एंजाइम का जो नेचर होता है वो प्रोटीन होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट। ये जो एंजाइम होता है ये बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि अगर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है तो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शंस को शो किया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट A प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को फॉलो करता हूं तो इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये जो प्रोडक्ट है ये सबस्ट्रेट में दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को मैंने यहां पर मेंशन किया है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एंजाइम है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इस बात को पॉइंट आउट कर लेना कि ये जो एंजाइम होते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज करते ही हैं, ये जो है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करते हैं। यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी एंजाइम का काम ही होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है एंजाइम का जिसे आप नोट डाउन करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये मेंशन करते हैं कि एंजाइम जो होता है ये रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। अगर आप इस तरह की पर्टिकुलर स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप CSIR-NET लाइफ साइंस के
एग्जाम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे पार्ट सी के अंदर स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं। तो यहां पर इस तरह के स्टेटमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्टेटमेंट की भी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स ये मेंशन करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो जो है रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, तो चेंज करने का मतलब है कि वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जबकि ये गलत है। क्योंकि एंजाइम का नेचर क्या है, एंजाइम का काम होता है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। अब वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करता है, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करता है, इस बात को अपने माइंड में रख लेना। तो यहां पर मैं एंजाइम की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि यदि आप स्टूडेंट्स पीजीटी या टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे पीवाईक्यूज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर साइंटिस्ट का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिसर्च है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, इसे नोट डाउन करें। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर कंक्लूडेड दैट ईस्ट सेल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो लुईस पास्चर हैं, इन्होंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्क्राइब किया, और जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इन्होंने डिस्क्राइब किया था तो लुईस पास्चर ने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि ये जो ईस्ट सेल होती है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए लिविंग ईस्ट सेल का होना इंपॉर्टेंट है। यानी कि यदि लिविंग ईस्ट सेल प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। ये बात किसने कहा था? लुईस पास्चर ने कहा था कि अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा तो उसके लिए लिविंग ईस्ट सेल चाहिए, जो ईस्ट सेल है वो जीवित होनी चाहिए। अगर वो डेड है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। लुईस पास्चर के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ई बकनर। ई बकनर सोल्व्ड दैट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कुड अकर विदाउट लिविंग सेल्स। यानी कि ई बकनर, इन्होंने सबसे पहले इस बात को स्टेब्लिश किया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए ये जो ईस्ट सेल है इसका जीवित होना यानी लिविंग होना जरूरी नहीं है। अगर लिविंग सेल के एक्सट्रैक्ट को भी यूज किया जाए तब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। ये किसने शो किया था? ये ई बकनर ने शो किया था कि भाई जरूरी थोड़ी है कि जो ईस्ट सेल है वो लिविंग स्टेट में हो तभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। अगर वो जीवित नहीं है तो भी परफॉर्म होगा। और ये जो ईस्ट सेल का एक्सट्रैक्ट है जिसे ई बकनर ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया था, इसका नाम इन्होंने जाइमीज रखा। और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए ई बकनर को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही होगी जिसके लिए नोबेल प्राइज से इन्हें अवार्ड किया गया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोहने। इन्होंने जो है ये जो टर्म आप यूज करते हैं एंजाइम, ये टर्म जो है कोहने ने ही दिया था, ठीक है। फाइनली एंजाइम की डिस्कवरी से रिलेटेड एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है जेम्स सुमनर। ये जो जेम्स सिमनर है, इन्होंने जैकबिन से यूरियज एंजाइम को आइसोलेट किया, उसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया और इससे फाइंड आउट हुआ कि ये जो एंजाइम्स होता है उसका नेचर, केमिकली उसका नेचर प्रोटीन होता है। और इसके लिए भी सुमनर को भी नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसमें कि इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये हमने डिस्कस किया एंजाइम की डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एंजाइम के कॉमन फीचर्स के बारे में। अगर आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। यानी कि मोस्टली एंजाइम्स का जो केमिकल नेचर है वो प्रोटीन है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट अगर कहीं पर लिखा हो कि जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं लिविंग सेल्स के अंदर वे सारे के सारे उनका केमिकल नेचर प्रोटीन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली तो एंजाइम का नेचर प्रोटीन ही होता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी है जिनका केमिकल नेचर आरएनए है, विद एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल। बाकी जितने भी हैं वो सब के सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। नंबर सेकंड नोट डाउन करेंगे, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के प्रति हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे जब आप पढ़ेंगे एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये चीजें और भी अच्छी तरह से क्लियर होंगी, क्योंकि टर्म्स की क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ साइंस में ध्यान रखना, कुछ टर्म्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनका मीनिंग एकदम से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन आपको उसे मान लेना पड़ता है और बाद में वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
तो एकदम से किसी चीज़ को इमीडिएटली हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको समझाने के लिए हमें एक ब्रीफ डेफिनेशन की आवश्यकता होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की नीड होती है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एंड हैव ए हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो टेम्परेचर और पीएच से अफेक्ट होती है। इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो उसका ऑप्टिमल जो टेम्परेचर है उससे अगर आप लोग हाई करेंगे और भी एक्सट्रीम टेम्परेचर, वो जो है इसको अफेक्ट करेगा, इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, राइट। तो ईच एंजाइम हैज़ ए ऑप्टिमल टेम्परेचर। जितने भी एंजाइम है उनका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच है, एट विच इट फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली, जिस पर वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और पीएच कैन कोज द एंजाइम टू डीनेचर एंड लॉस इट्स एक्टिविटी। यानी कि अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंजाइम्स को दे दिया या पीएच बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वो जो है एंजाइम को डीनेचर कर सकता है और उसकी जो एक्टिविटी है इस केस में लॉस हो जाती है, उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। यानी जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो जो है कई सारे फैक्टर्स से रेगुलेट होती है, जिसमें कि इनहिबिटर्स होते हैं और एक्टिवेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम आगे जैसे जैसे इसकी अपकमिंग वीडियोस आप देखेंगे, ये सारे टर्म्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है, एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स, जिसमें कि इनहिबिटर्स हैं एंड एक्टिवेटर्स हैं। और ये चीज़ें जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो कवर होंगी, क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो लिविंग सेल के अंदर आप देखेंगे वो रेगुलेट होती है, और वो उसके लिए वेरियस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें कि इनहिबिटर्स हैं और एक्टिवेटर्स हैं। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के ड्यूरिंग एंजाइम जो वो कंज्यूम नहीं होते हैं, आप उसे फिर दोबारा से रीयूज कर सकते हो। ठीक है, एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। वो अपना काम करके फिर दोबारा से आप उसे रिपीट तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद नंबर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम्स पोजेस ए स्पेसिफिक रीजन, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसे मैं डायग्राम की मदद से अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगा, शो करूंगा कि ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे आप बोलते हैं एक्टिव साइट, जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड एंड कैटालिटिक रिएक्शन टेक प्लेस, और कैटालिटिक जो रिएक्शंस होती है वो परफॉर्म होती है। देन उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके ये जो है रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यानी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको अपने माइंड में हमेशा रिटेन रखना है कि एंजाइम का काम क्या है, ये रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करते हैं। फॉरवर्ड भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं और बैकवर्ड भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये हमने एंजाइम से रिलेटेड कुछ कॉमन फीचर्स को डिस्कस किया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए केमिकल रिएक्शन। अब देखो, दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है। यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, उसे आप कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, जैसे कि हम खुद ह्यूमंस आप देखें तो हमारी सेल, हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी लिविंग सेल के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं या फिर उसके बीच जो रिएक्शंस परफॉर्म होती है, तो केमिकल रिएक्शंस में आप किन किन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसे आप पॉइंट आउट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो वहाँ पर जिसे आप फाइंड आउट करते हैं। पहला है कि वो जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज रिएक्शन है या अनकैटेलाइज रिएक्शन है। अगर वो रिएक्शन कैटेलाइज होगी, इट मीन्स कि वहाँ पर एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो रिएक्शन अनकैटेलाइज होगी, इट मीन्स कि वहां पर जो एंजाइम है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंजाइम वहां पर अब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आप क्या फाइंड आउट करते हो अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पर कोई सपोज करो कोई प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें आप नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज वो क्या फाइंड आउट करोगे, वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मैं मेथड भी बताऊंगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड,
कि रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस रेट से परफॉर्म हो रहा है, यानी एक यूनिट टाइम में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये चीज़ें भी आप जो है, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसे आप किसी केमिकल रिएक्शन में, जो कि लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है, आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जिनमें पहला है कि जो रिएक्शन है वो अनकेटलाइज है या कैटलाइज है। दूसरा आप फाइंड आउट करते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तीसरा आप फाइंड आउट करते हो रिएक्शन के रेट को। ठीक है, यानी प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उसका नेचर स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये बात आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, डेफिनेटली आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको आप रिलेट करते हैं एंट्रोपी से और एंथैल्पी से, राइट। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इसके लिए हम एक कॉमन इक्वेशन मेंशन करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। इस कॉमन इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स, जो डेल्टा जी है ये फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ये जो डेल्टा, ये जो सिंबल यूज किया जाता है, ये चेंज के लिए सिंबल यूज किया जाता है, और डेल्टा जी ये पूरा का पूरा चेंज इन फ्री एनर्जी को डिनोट कर रहा है। और ये जो डेल्टा एच है ये चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है, और ये जो डेल्टा एस है ये चेंज इन एंट्रोपी को डिनोट कर रहा है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस कॉमन इक्वेशन की मदद से हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो, रिएक्शन कैटलाइज है या अनकैटलाइज है ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन कैटलाइज भी हो सकता है, अनकैटलाइज भी हो सकता है, बट वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्री एनर्जी की वैल्यू को। ठीक है, आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे फ्री एनर्जी के वैल्यू को। अगर चेंज इन फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में होता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो रिएक्शन है उसका नेचर स्पॉन्टेनियस है, राइट, यानी वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होगी। अब चाहे वो रिएक्शन कैटलाइज हो, अनकैटलाइज हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। अगर चेंज इन फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो ऐसे में ध्यान रखना कि आप वहां पर मेंशन करेंगे कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम जो है एक्सर्गोनिक रिएक्शन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस ये जो है एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती, कंज्यूम होती, तो उसे हम बोलते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये फाइंड आउट करें कि चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या है। ओवरऑल आप ये देख लो बस कि ये जो चेंज इन फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो वो जो है रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने एंजाइम्स के पार्ट 1 को डिस्कस किया, एंजाइम के कुछ कॉमन जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में कवर किया, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया, और केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स का पार्ट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।